हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। करंट अफेयर की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं आज अपन। देखो ये ई और आर ओ की क्लासेज हैं। आप देख रहे हो इंडियन हिस्ट्री, जिसमें जो राजस्थान की पॉलिटी है वो कवर हो गई, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, और सेकंड पार्ट का अपना जो योजनाओं से संबंधित जो भी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है ना। तो वो आप जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाके सारी क्लासेस देख सकते हैं। आज की क्लास है अपनी करंट की क्लास, वीकली करंट क्लास होती है वो है, तो वो शुरू करते हैं। अपना पहला सवाल क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस अभी मनाया था हाल फिलहाल में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 25 जनवरी या 26 जनवरी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हर साल प्रति वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग अब 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं, इसका क्या रीजन है? और फिर इसको मतदाता दिवस है, इसको मनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है, तो वो देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग जो भारत में निर्वाचन से संबंधित सारा जो काम है उनको पूर्ण करने के लिए एक संस्था है, भारतीय निर्वाचन आयोग। उसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, है ना। तो इसकी स्थापना को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2011 से प्रति वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जा रहा है। कब? 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना हुई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हर 2011 से प्रति वर्ष ये मतदाता दिवस मनाया जाता है। और इसका मकसद यह है कि युवाओं को जागरूक करने के साथ ही जो उनका मतदान का अधिकार है उसके प्रति युवाओं को जागरूक करना, और जो चुनाव हो रही है, चुनावी प्रक्रिया, चाहे वो राज्य विधानसभा से संबंधित हो या फिर लोकसभा से संबंधित या और किसी भी तरीके का चुनाव, तो उसमें भाग लेने के लिए युवाओं को कि जो भी चुनावी प्रक्रिया हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवा आकर भाग ले, तो उसको उस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 2011 से ये मतदाता दिवस है ये मनाया जाता है। क्लियर? अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अब बात मतदान से संबंधित चल गई है, तो नेक्स्ट सवाल भी उसी से संबंधित है। भारत के संविधान के तहत निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? अब मौलिक मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य सबको पता है। अब ये सवाल ये पूछ रहा है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं इनमें कौन सा है वो है जो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ओके, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना, ये तो है ना, अपनी वैज्ञानिक प्रवृत्ति है वो विकसित होनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये अपना मूल कर्तव्य है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी अपना मूल कर्तव्य है। तो इसमें मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये अपना कर्तव्य नहीं है। जब भी तो कोई कर सकता है, नहीं कर सकता। वैसे तो कितने मूल कर्तव्य कितने दे गए थे? मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य थे अपने। निम्न में से भारतीय निर्वाचन आयोग जो अभी देखे आई हम जी 25 जनवरी 1950 में जिस संस्था का गठन हुआ था, तो उस भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा देश में किसके चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं, है ना? तो लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्य विधानसभा के, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए। तो जो भारत का निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा किस किस के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं? तो देखो, लोकसभा के चुनाव तो भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है ना। राज्यसभा के चुनाव भी कौन कंडक्ट करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कौन करवाता है? भारत का निर्वाचन आयोग है वो। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव भी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न करवाया जाता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इन सब के चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाई जाती है। इसके अलावा ये प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य में अपना एक राज्य निर्वाचन आयोग भी होगा। जो स्थानीय संस्थाएं हैं, है ना, उनके चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं वो किसके द्वारा? जो संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा जो संबंधित जो चुनाव है राज्य स्थानीय निकाय है उनके चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। पर लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। अब भारत में देखो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भारत में संघ राज्यों के चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, संघ, लोकसभा, राज्यसभा के, और राज्य संबंधित जितने भी राज्य उनकी विधानसभाओं के चुनाव उनके द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 50 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस को संविधान के अनुसार की गई थी, है ना। 25 जनवरी 50 को की गई। आयोग का सचिवालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का
संचालन करता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आयोग की संरचना की बात की जाए तो मूल रूप से आयोग में क्या था, एक चुनाव आयुक्त होता था। पहले जब 50 में स्थापना हुई जब क्या था, एक चुनाव आयोग था। लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम आया 1989, उसमें इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। कालांतर में इसको एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया। ठीक है, आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, और 2 चुनाव आयुक्त अतिरिक्त होते हैं वो शामिल हैं। तो ये चुनाव आयोग की संरचना और उसकी स्थापना से संबंधित चुनाव आयोग द्वारा किसके चुनाव करवाई जाती है वो मैंने बताया। ठीक है, अब अगला सवाल है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। संविधान दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी नहीं 26 नवंबर, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा जो अपना संविधान बना था उसको स्वीकार किया गया था। तो 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। ये बोला है, देखो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया। अब गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं, ये सबको पता है 26 जनवरी को। जो 26 जनवरी 1950 को संविधान है उसको लागू किया गया। जब 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसको क्या बोलते हैं, लाहौर में हुआ था, तो उसको नाम दिया गया लाहौर अधिवेशन। उसमें पूर्ण स्वाधीनता का एक नारा है वो दिया गया था भी 26 जनवरी तक हम भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर लेंगे। तो उसी दिवस को याद करने के लिए है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान है वो लागू किया गया और 26 जनवरी को पूरे देश में 1929 में 26 जनवरी 1930 में पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें ये बोला गया कि 26 जनवरी 1929 तक हम पूरे भारत में पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर लेंगे। तो इसी दिन की याद में 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्लियर, तो संविधान दिवस 26 नवंबर, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। अगला है कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ प्रस्थित है। ये चर्चा में अभी कुन्नो नेशनल पार्क बहुत, तो हम देखते हैं क्यों कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या पंजाब। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। और किस वजह से ये हमेशा से चर्चा में रहता है, अभी भी फिलहाल है, क्योंकि यहाँ पर हम दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से जो लाए थे ना, चीते लाए थे, उनको यहाँ बसाया गया था इस कुन्नो नेशनल पार्क में। और अभी हाल ही में क्या है, उसमें से एक चीता है उसमें कुछ बीमारी हुई है, तो इस वजह से ये चर्चा में आ गया फिर से। कुन्नो नेशनल पार्क चीता के लिए प्रसिद्ध है, बता दिया। हाल ही में एक चीते में हिप्टोनीरल संक्रमण हुआ है किसी तरीके का। सितंबर 22 में दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से हम 8 चीते लाए थे कुन्नो से, कुन्नो में लाए नेशनल पार्क में। और ये सबको पता है चीता क्या है, एक बड़ा जंगली मांसाहारी पशुओं का पशु है जो दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय एक तरीके से हमने स्थानांतरण किया था कि दक्षिण अफ्रीका से हम इंडिया में चीते हैं वो लेकर आए थे। तो कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है, भारत के 74वें जो गणतंत्र दिवस हुआ था, मनाया था हमने 26 जनवरी को, उसके मुख्य अतिथि निम्न में कौन थे, जो थे वो किस देश के थे। सवाल ये पूछ रहा है किस देश से संबंधित थे, तो मिस्र के, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है मिस्र। और मिस्र के राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या है, अब्दुल फतेह अल सीसी। ये भारत के 74वें गणतंत्र दिवस जो समारोह था उसके मुख्य अतिथि थे। इस पैटर्न के सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। तो भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। अगला सवाल क्या है, पीएम किसान योजना, नाम सुना होगा पीएम किसान योजना। उसके तहत हाल ही में कितनी धनराशि प्रति वर्ष दिए जाने का प्रावधान किया गया है। जो मूल राशि थी उससे राशि बढ़ाई गई है। तो आपसे सवाल यही पूछ रहा है कि अभी कितनी राशि है प्रति वर्ष जो पीएम किसान योजना के तहत दिए जाने का प्रावधान किया गया है। तो 9,000 रुपये, 6,000 रुपये, 8,000 रुपये या 10,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा 8,000 रुपये। और पहले कितनी राशि दी जाती थी, 6,000 रुपये। अब उस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया, प्रति वर्ष 8,000 रुपये। अब इस पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2019 ईस्वी में। पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई, 2019 में।
जब प्रति वर्ष किसानों को कितनी राशि दी जाती थी? 6,000 रुपये की राशि दी जाती थी। कितनी किस्तों में? 3 सम्मान किस्तों में। ओके, अब इसे 8,000 किए जाने का निर्णय लिया गया है। पीएम किसान एक किसकी? केंद्र की योजना है ना, सेंटर स्पॉन्सर्ड है, पूरी तरीके से केंद्र की योजना है। इसके अंतर्गत लाभार्थी जो किसान परिवार की पहचान करने की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? अब किसान रहेंगे वो तो किसी राज्य में रहेंगे ना, तो उनको चिन्हित कौन करता है? राज्य या संबंधित जो भी संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें हैं वो चिन्हित करती है। और ये केंद्र क्षेत्र की योजना है, पीएम किसान योजना 2019 में इसकी शुरुआत हुई, जिसके तहत ये बोला गया कि 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी और 3 सम्मान किस्तों में इस राशि है उसका आवंटन किया जाएगा। वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 8,000 रुपये। क्लियर? अगला सवाल है मिशन कोटड़ा। एक मिशन चला था, मिशन कोटड़ा, है ना। इसकी शुरुआत निम्न में कहाँ से की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान से। बांसवाड़ा, मिशन कोटड़ा, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही। तो कोटड़ा वैसे अगर किसी को तहसील पता है ना कि कोटड़ा तहसील कहाँ पर है, तो वो आराम से इस सवाल को कर सकता है। उदयपुर की तहसील है कोटड़ा, तो इस मिशन कोटड़ा की शुरुआत कहाँ से हुई? उदयपुर से। राज्य सरकार की योजना है, मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया भी है कि पालनहार योजना। उस पालनहार योजना का जहाँ तक इस पालनहार योजना से जो भी वंचित है, चाहे वो अनाथ हो, जरूरतमंद बच्चे हो या महिलाएं हो, तो उनको जो पालनहार योजना से वंचित है उनको लाभान्वित करने के लिए उदयपुर में एक अभियान चलाया। उस अभियान का नाम क्या है? मिशन कोटड़ा। आपका उल्टा सवाल भी आ सकता है कि मिशन कोटड़ा का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपको पता होना चाहिए कि पालनहार योजना से वंचित, चाहे वो बच्चे हो, महिलाएं हो या अन्य जरूरतमंद हो, तो उनको लाभान्वित करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, मिशन कोटड़ा। क्लियर? अगला है ऑपरेशन विधा भूमि। ये पुराना है पर आपके सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है तो आ सकता है। देखो, ऑपरेशन विद्या भूमि का संचालन निम्न में किस जिले में किया गया था? जब भी किया गया था तो जैसलमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर है अपना बांसवाड़ा। ऑपरेशन विद्या भूमि का संचालन कहाँ किया गया था? बांसवाड़ा में। और इसका मकसद क्या था? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा जिले में जो विभाग था उनके द्वारा संचालित जो भी आवासीय है ना, जो भी विद्यालय है या छात्रावास है, तो उनको जो आवंटित भूमि है उनका राजस्व रिकॉर्ड लाने के लिए, है ना, इस अभियान को 2 अक्टूबर 2020 को चलाया गया था। यद्यपि ये अभियान खत्म हो गया है, फिर भी हमें पता चाहिए ऑपरेशन विद्या भूमि बांसवाड़ा में चलाया गया। वहाँ जितनी भी स्कूलें संचालित हो रही हैं या हॉस्टल्स चल रहे हैं, है ना, तो उनके जो भी भूमि है उस भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में लाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2020 से। हाल ही में राजस्थान की कितनी विभूति है जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये भारत के क्या है? नागरिक सम्मान है एक तरीके का। तो इसमें से बहुत सारी विभूतियां हैं, उनको पद्म विभूषण, पद्मश्री, है ना, और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यहाँ राजस्थान की जो विभूतियां उनको पद्मश्री दिया गया है। तो कितनी विभूतियां जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया है? 2, 3, 5 या 1? तो इसका राइट आंसर होगा 3। अब देखते हैं कौन कौन से पद्मश्री से सम्मानित विभूतियां कौन कौन सी हैं। एक तो मिला है गजल गायक के क्षेत्र में। हमेशा याद रखना है, एक तो क्षेत्र याद रखना है अपन को, एक हमको क्या याद रखना है? जो व्यक्ति है उसका नाम याद रखना है और कौन सा अवार्ड उसको दिया गया है। यहाँ बात चूंकि चल रही है पद्मश्री की, तो गजल गायक है 2 अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, इन दोनों को मिला है संयुक्त रूप से पद्मश्री। क्लियर? मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन को, जो दोनों गजल गायक हैं, इनको संयुक्त रूप से पद्मश्री से सम्मानित किया है। एक समाज सेवी है लक्ष्मण सिंह, उनको जल संरक्षण हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो आपके सवाल ये भी आ सकता है कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित लक्ष्मण सिंह है, उनका क्षेत्र निम्न में से क्या है? तो ध्यान में रखना है, समाज सेवी थे और क्षेत्र जल संरक्षण हेतु इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। समाज सेवी दूसरे मूलचंद लोढ़ा जी, उन्होंने आदिवासी उत्थान हेतु काम किया था। तो उल्टा सवाल भी आ सकता है कि मूलचंद लोढ़ा है, उनको मूलचंद जो लोढ़ा है उनको किस क्षेत्र में भी समाज सेवा हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया? तो आदिवासियों के उत्थान हेतु। क्लियर? तो ये हो गया आपके 3, गजल गायक अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, अपने समाज सेवी है लक्ष्मण सिंह जिनको जल संरक्षण हेतु, और मूलचंद लोढ़ा जी हैं उनको आदिवासी उत्थान हेतु। अगला सवाल है राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण। ये पहले भी करवाया था, फिर से करवा रही हूँ।
राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की स्थायी पीठ बनाने की बात है, वो स्थायी पीठ निम्न में कहाँ स्थापित करने को मंजूरी मिली है? स्थायी पीठ कहाँ बनाई जाएगी? जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर में। जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा जो अपील प्राधिकरण है उसको स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। क्लियर? अगला है नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट। नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क, ये दो क्षेत्र हैं। ये दोनों क्षेत्र निम्न में कहाँ स्थापित किए जाएंगे? दौसा में, धौलपुर में, बीकानेर में या अजमेर में? तो ये पिछले बजट में बोला था कि नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क स्थापित करेंगे। ये दोनों कहाँ पर है? दौसा जिले में है। क्लियर? दौसा जिले में इनको स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में थाईलैंड के पटाया में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता हुई थी। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता हुई थी थाईलैंड के पटाया में, है ना। तो उसमें स्वर्ण पदक जीता था एक। उस स्वर्ण पदक विजेता का नाम था प्रिया मेघवाल। ये राजस्थान से संबंधित थी। अब सवाल ये है कि प्रिया मेघवाल का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ठीक है, प्रिया मेघवाल का संबंध राजस्थान किस जिले से है? तो भरतपुर, धौलपुर, जैसलमेर या बीकानेर? तो ये बीकानेर की बॉडी बिल्डर है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अगला है भोर योजना। एक योजना चली थी, राजस्थान सरकार की योजना है भोर योजना। तो ये सवाल है कि भोर योजना का संबंध किससे है? तो योग को प्रोत्साहित करने के लिए, ओके, बच्चों में शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देने के लिए, संगीत के प्रति रुचि पैदा करने के लिए, या भोर योजना है भिखारियों का पुनर्वास करने के लिए। तो याद रखना एक शब्द में, भोर योजना राज्य सरकार की योजना है जिसमें जो भी भिखारी हैं उनका पुनर्वास किया जाएगा इस योजना के तहत। तो भोर योजना का संबंध भिखारियों के पुनर्वास से संबंधित। हाल ही में एक केंद्रीय शुष्क बागवानी मिशन है, सबको पता है कहाँ पर है? बीकानेर में, है ना। 1993 में जो स्थापित हुआ था, ताकि केंद्रीय शुष्क बागवानी मिशन है उसका निदेशक नियुक्त किया गया है। तो जो निदेशक बनाया गया है केंद्रीय शुष्क बागवानी मिशन का, किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जगदीश राणे, MC चंद्र, जयदीप पुरी या धनंजय पांडे? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर जगदीश राणे। केंद्रीय शुष्क बागवानी मिशन का जो नया निदेशक है वो नियुक्त किया गया है। अब इस संस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी मिशन है वो निम्न में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो बीकानेर जिले में। और स्थापना कब हुई थी? 1993 में, है ना। बागवानी, फल, सब्जी, इन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए केंद्र सरकार का है ये संस्थान केंद्रीय शुष्क बागवानी मिशन, जो राजस्थान के बीकानेर जिले में 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और हाल ही में डॉक्टर जगदीश राणे को इसका नया निदेशक बनाया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा मेरा दैत चौक, ये तो सबको पता होगा दैत चौक। तो हाल ही में चर्चा मेरा दैत चौक निम्न में क्या है? क्या है? तो देखते हैं, देश का पहला OTT न्यूज ग्रुप है, या एक राजस्थानी भाषा की फिल्म है, बोली की भाषा नहीं, राजस्थानी बोली की, लोक देवता को समर्पित संस्थान है, या राज्य की कृषि उपज मंडी है? क्या है? तो ये देश का पहला OTT न्यूज ग्रुप है दैत चौक। दैत चौक देश का पहला OTT न्यूज ग्रुप है और जिसको राजस्थान में भी लॉन्च किया गया है। तो ध्यान में रखना कि देश का ही पहला जो OTT न्यूज ग्रुप है वो क्या है? उसका नाम क्या है? दैत चौक। अब मैं हमेशा आपको महोत्सव करवाती हूँ जो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित होते हैं समय पर। यहाँ अब चल रही है अपनी जनवरी और फरवरी में बहुत सारे महोत्सव होते हैं। तो उसी में से एक है, देखो, मरु महोत्सव निम्न में कब आयोजित किया जाता है? तो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या अप्रैल में? तो इसका राइट आंसर होगा जनवरी में। जनवरी नहीं, फरवरी में। जनवरी नहीं होगा, इसका आंसर होगा मरु महोत्सव। ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? जनवरी में। ऊंट महोत्सव इसका आयोजन होता है जनवरी महीने में। ठीक है, बात यहाँ किसकी चली है? मरु महोत्सव। तो मरु महोत्सव कब होगा? जैसलमेर में मनाया जाता है। और ये ऊंट कहाँ? बीकानेर में, है ना। और जैसलमेर में, और कब? फरवरी महीने में। अभी राज्य सरकार ने बोला है कि फरवरी में जैसलमेर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना, मरु महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? इसका मैं सही कर देती हूँ, फरवरी महीने में। ठीक है, फरवरी में।
अब ब्रिक्स है, एक संगठन है ब्रिक्स, उसके संबंध में निम्न कथनों पर हमको विचार करना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन हमारा सही है। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है अपना कि 15वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस साल दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जाएगी। ठीक है, जो ब्रिक्स का इस साल 2023 में सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा? दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। यह 5 देशों का समूह है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नाम से ही पता चला है, देखो BRICS, बी का ब्राजील, आर का रूस, रसिया, आई का इंडिया, सी का चीन, चाइना, और एस का साउथ अफ्रीका बोल दो या फिर उसको हिंदी में बोले तो दक्षिणी अफ्रीका। ये हो गया ब्रिक्स। तो ये 5 देशों का संगठन है। प्रारंभ में ये ब्रिक था, फिर लास्ट में जो साउथ अफ्रीका है उसको शामिल कर लिया गया। तो ये क्या बोला स्टेटमेंट? ये 5 देशों का इसमें है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर क्या आ गया? 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट अपने सही है। क्लियर? अब देखते हैं ब्रिक्स में भारत नहीं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 2023 में दक्षिण अफ्रीका के, ये सिटी भी याद रखना, कौन सा शहर? डरबन में इसका शिखर सम्मेलन होगा। पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, ये RS के एक बार पेपर में आया था कि पहला, जब मैंने बोला ना आज साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, जब इसको क्या बोलते थे? ब्रिक बोलते थे, है ना। तो ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये कातेरिनबर्ग, जो कहाँ का? रूस में है, वहाँ आयोजित किया गया था। कब? 2009 में। तो ये RS प्रीलिम्स में सवाल आया हुआ था। तो इस पैटर्न का सवाल पूछ सकते हैं कि जो 15वां शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में एक शब्द है ट्रोपैक्स, है ना। तो ये ट्रोपैक्स अभियान है, एक समुद्री अभियान है। मैंने बता दिया, पर सवाल ये पूछ रहा है भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोपैक्स क्या है? रक्षा मिसाइल है, समुद्री अभ्यास, रॉकेट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ये समुद्री अभ्यास है। और कहाँ किया जाता है? हिंद महासागर में भारतीय नौसेना करती है एक समुद्री अभ्यास जिसका नाम है ट्रोपैक्स, है ना। यह एक तरीके का द्विवार्षिक अभ्यास है, आवास नहीं, अभ्यास, द्विवार्षिक अभ्यास है ट्रोपैक्स। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना द्वारा किया जाने वाला एक समुद्री अभ्यास है। क्लियर? अगला, यूथ 20 ग्रुप की, यूथ 20 ग्रुप, क्योंकि 20 ग्रुप है, इसकी मेजबानी किसके पास है? G20 की किसके पास है? भारत के पास है। तो ये पूछ रहा है ये यूथ 20 ग्रुप है, इसकी पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? न्यू दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर या गुवाहाटी। तो यूथ 20 ग्रुप की पहली बैठक है वो असम की राजधानी गुवाहाटी है, उसमें आयोजित की जाएगी। ध्यान रखना ये, ठीक है। अब 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, पेपर में आई थी, बहुत बड़ी, देखा होगा आपने। तो ये था 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स चले हैं। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इंदौर, भोपाल, कोची या न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल। मध्य प्रदेश में जो भोपाल है वहाँ से जो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 5वें, इनकी शुरुआत हुई है। इसमें इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 2018 से हुई थी, जब से ये कंटिन्यू हो रहे हैं। इन खेलों का उद्देश्य क्या है? जो स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभा है उनको तलाशना, उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए पूरी तरीके से प्रशिक्षित करना है। अभी जो खेल हो रहे हैं 5वें खेलो यूथ जो इंडिया यूथ गेम्स है उसमें कितने खेल होंगे ये भी सवाल आ सकता है। तो उसमें कुल 27 खेल है वो शामिल किए गए। ठीक है, क्लियर। अगला है, हाल ही में भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम है, इसने क्या जीता है? विश्व कप जीता है, विश्व खिताब। तो किस देश की टीम को हराकर ये खिताब प्राप्त किया है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने जो भारतीय अंडर 19 महिला विश्व कप जीता है वो इंग्लैंड की टीम को पराजित करके जीता है। एक चर्चा में अभी हाल फिलहाल में रही है येलो बैंड डिजीज। कौन सी डिजीज? येलो बैंड डिजीज। तो ये एक जीवाणु संक्रमण है, ये मैंने आपको सवाल में बता दिया कि एक तरीके से जीवाणु से होने वाली ये बीमारी है येलो बैंड डिजीज। तो ये कहाँ पर फैलती है ना? तो ये पक्षियों में फैलती है या पशुओं में या मनुष्यों में या परवालों में। तो इसका राइट आंसर होगा येलो बैंड डिजीज है। ये हाल फिलहाल में परवालों में फैल रही है, जीवाणु संक्रमण से ये बीमारी होती है। और अगर परवाल कोल में ये बीमारी हो जाए तो फिर कोल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जीवित नहीं रहते। ठीक है, हाल ही में खबरों में रहा है एक जैव विविधता विरासत स्थल जिसका नाम है अरितापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। कौन सा? अरितापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर होगा
ये तमिलनाडु में है। अरित्तापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। वित्त वर्ष 2022-23 है ना, उसमें कुल जो जीएसटी संग्रहण हुआ था उसमें प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? जीएसटी टोटल संग्रहण में पहला स्थान किस राज्य का रहा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है अपना महाराष्ट्र। अब ये तो हो गया जीएसटी संग्रहण में पहला स्थान। अगर ये उल्टा सवाल कर दूं कि जीएसटी संग्रहण है जो वित्तीय वर्ष 22-23 में, उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? तो राजस्थान का स्थान रहा है 11वां। ये ध्यान में रखना है, कौन सा स्थान? 11वां स्थान। अब पहला स्थान रहा है महाराष्ट्र का, दूसरा कर्नाटक का और गुजरात रहा है तीसरे स्थान पे। 1, 2, 3 सीरीज आपको याद रहनी चाहिए। और उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा है रैंकिंग में? तो 11वें स्थान पे राजस्थान रहा है। ठीक है, चलो आज की करंट अफेयर की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक, नए करंट अफेयर की जो सवाल अपने बन रहे हैं उनके साथ। ये क्लास आप बार बार देखिए और अपनी जो भी नोटबुक है उसमें नोट करते जाइए। उससे आपको पता नहीं चलेगा, वीकली करंट अफेयर के आपके सवाल भी तैयार होते जाएंगे। प्लस अगर आपको इनकी पीपीटी चाहिए होती है तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे आप अवेलेबल हैं, तो वो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।